ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर सभी के सभी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो काफ़ी काम की वीडियो है। सीरीज को अच्छे से फॉलो करते रहो। आगे बढ़ने से पहले क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर देना। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा जहाँ पर ज्योग्राफी की सभी काम की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सारी की सारी वीडियोस को देख लेना। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं खुद से बना लो। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम का नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैंने पिन कर दिया पीडीएफ। तो वहाँ से आप पीडीएफ उठा लेना और वहाँ पर जो भी शॉर्ट नोट्स है उनको पढ़ना। ठीक है। तो आई होप आप सभी सीरीज को फॉलो कर रहे हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें यहाँ पर आपका जो चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसके सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है, देखो, इंटरनेशनल ट्रेड आपको पता है क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर बेसिस मतलब क्यों हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि देखो कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि हमारे जो नेचुरल यहाँ पर जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। पॉपुलेशन फैक्टर्स भी हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक्सटेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और ट्रांसपोर्टेशन का, जो ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स हैं। तो देखो यहाँ पर अगर कल को क्वेश्चन आएगा कि भाई बेसिस कौन कौन से हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को मेंशन करना है। 5 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, तो 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो आप इस टॉपिक को समझ सकते हो कि हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं। वाई ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखो हर जो कंट्री है ना, हर कंट्री के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज हैं। अगर एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर रिसोर्स है तो दूसरी कंट्री के पास वो सामान नहीं है, तो वो कंट्री और जो सामान इस कंट्री के पास है वो इस कंट्री के पास नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपने गुड्स को। ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक कंट्री, सारे ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। किसी के पास तेल है, किसी के पास यहाँ पर एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, कोई यहाँ पर मशीन्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड किस लिए हैं, क्योंकि कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो रिसोर्सेज है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि यहाँ पर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, यानी कि हर कंट्री का जो लैंड फॉर्म है वो अलग है। ठीक है। कुछ एरियाज किसी कंट्री में प्लेन एरियाज ज़्यादा हैं, यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर अच्छा हुआ होता हुआ देखने को मिल जाता है, जिससे हम बोल सकते हैं भाई ये क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनके पास काफ़ी होंगे। माउंटेन एरियाज काफ़ी होते हैं किसी कंट्री के अंदर। ठीक है। तो उनके पास क्या होंगे, वो गुड्स जो कि माउंटेन एरियाज पे यहाँ पर क्रॉप्स उगती हैं उनको हम बोल सकते हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे। उनके पास वो सामान ज़्यादा होगा। या फिर वहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा आएगा, टूरिज़्म का पैसा ज़्यादा आएगा। प्लेट्यू रीजन काफ़ी कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। ठीक है। यहाँ से उनको मिनरल्स मिल जाएंगे। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई हर कंट्री के अंदर रिसोर्सेज अलग अलग है। और उसके पीछे का पहला रीज़न है कि हर कंट्री का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। कहीं पर प्लेन्स ज़्यादा है, कहीं पर माउंटेन्स ज़्यादा है, कहीं पर प्लेट्यूज ज़्यादा है। दूसरा रीज़न है हर कंट्री में जो मिनरल रिसोर्सेज है वो भी अलग अलग हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो हमें कंट्री में अलग अलग देखने को मिलता है। भाई कहीं पर हमें किसी कंट्री के अंदर जो गोल्ड के डिपॉजिट है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। मिनरल कौन कौन से होते हैं, गोल्ड, डायमंड, कॉपर। ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम, ये सभी के सभी। और जहाँ पर ये मिनरल्स होंगे वहाँ पर ही हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलेगी। क्लाइमेट यहाँ पर तीसरा फैक्टर है ज्योग्राफी के अंदर। जियोलॉजिकल यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई एक तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि भाई नेशनल रिसोर्सेज में क्यों डिफरेंसेस हैं। तो क्लाइमेट को लेकर कुछ जगह पे कोल्ड रीजन्स होते हैं, कोई बहुत सारे कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ पर वुल की प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, वहाँ पर बनाना, रबर, इनकी प्लांटेशन अच्छी होती है। ठीक है। पॉपुलेशन फैक्टर्स भी यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ट्रेड होता है। जैसे कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी उस सामान की और ज़्यादा ट्रेड होगा। ठीक है। इसमें हमें कल्चरल फैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। हर कंट्री का अपना अलग अलग कल्चर है। फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना का कल्चर है भाई वो पोर्सिलियंस बहुत अच्छे बनाते हैं और उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। और ये पोर्सिलियंस हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा। ठीक है। ईरान फेमस है, ईरान के जो कारपेट्स है वो बहुत फेमस है। तो कल्चरल फैक्टर्स भी यहाँ पर अफेक्ट करते हैं यहाँ पर इसको, इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है। हर कंट्री अपने एक सामान को लेके बहुत फेमस है, तो उन्हीं को ही वो क्या करते हैं, अपना बेचते हैं सामान को। उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखो कंट्री में क्या होगा, अगर जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो भी सामान बन रहा है वो उसी कंट्री की जनता यूज़ कर रही है।
और उन्हें बल्कि कम कम भी पड़ रहा है वो सामान, इसलिए जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है उस कंट्री में जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टेजेस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जैसे कि वो जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी किस प्रकार की है। अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के जो सामान है उनको एक्सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बदले। और अगर कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है तो वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग गुड को एक्सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या करती हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ आके इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती हैं, उससे ट्रेड बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है और कंपटीशन भी बढ़ता है। इसके हमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पहले कहाँ बल्क कार्ट का यूज़ करते थे, बैलगाड़ी का, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आ रही हैं। भाई एयर ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट, इन सब में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा है ट्रेड का। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि इंटरनेशनल ट्रेड किस बेसिस पे होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो हर कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं और उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं। पॉपुलेशन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किस स्टेज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट करता है। एक्सटेंट क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, कितनी ज़रूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की उस कंट्री को। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ किस प्रकार की हैं ये भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखो आपको पता होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कंट्री कितना यहाँ पर बाहर सामान बेच रही है माइनस कितना वो खरीद रही है खुद से। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा। यहाँ पर देखो दो प्रकार के हमें देखने को मिलता है ट्रेड, एक तो होता है नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक होता है पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर जो नेगेटिव वाला होता है उसमें क्या होता है, कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट कर रही होती है, ज़्यादा खरीद रही होती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर बेचती कम है सामान। ठीक है, और पॉजिटिव में क्या होता है, हम सामान ज़्यादा बेच रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो इंडिया है उसके साथ हमें, जो इंडिया का कई कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हमारा नेगेटिव ट्रेड, यहाँ पर नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है, जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया, ठीक है, और यहाँ पर और भी कंट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये सारी की सारी कंट्रीज़ है, यूएई। ठीक है, ये हमें कंट्रीज देखने को मिलती है। बाकी इंडिया का यहाँ पर ट्रेड सरप्लस भी है कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे कि यूएसए हो गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जहां पर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन सा होता है, जहां पर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से। उसके बाद यहाँ पर दो प्रकार के हमें इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलते हैं, एक तो बायलैटरल होता है, एक होता है मल्टीलैटरल। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करे जाते हैं कि आप मुझे ये सामान दे दो, उसके बदले हम आपको ये सामान देंगे, इस प्रकार से। मल्टीलैटरल ट्रेड भी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पर एक कंट्री कई सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है और इसके लिए कई सारे रीजनल ब्लॉक्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं, क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये जो यहाँ पर WTO है और इसका जो हेडक्वार्टर वो जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको बनाया गया एज जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ्स यहाँ पर एक प्रकार का टैक्स होता है, कोई भी सामान अगर बाहर की कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है और वो कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो उस पर टैक्स लगाएगी। ठीक है, तो जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, गैट, ये फॉर्म हुआ था 1948 में। क्या करने के लिए, टैरिफ से फ्री करने के लिए, भाई कोई प्रकार का टैक्स मत लगाओ। ठीक है, यानी कि फ्रीली ट्रेड होने दो, एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, और जो बैरियर्स हैं उनको कम करने के लिए। और 1 जनवरी 1955 में, मतलब 1995 में, इस गैट को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसमें, WTO। यानी कि पहले WTO नहीं था, पहले गैट था, उसके बाद इसको 1995 के अंदर गैट को ट्रांसफॉर्म करके WTO बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, ताकि फ्री ट्रेड का प्रमोशन हो सके अमंग्स द कंट्रीज, अमंग्स द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर वर्ल्ड है हमारा, उसकी जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहाँ पर ट्रेड हो सके अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शंस हम देख लेते हैं, दो तीन फंक्शंस। ये रूल सेटअप करता है यहाँ पर ताकि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए अच्छे से यहाँ पर जो ट्रेड है वो हो, फ्री और फेयर ट्रेड होना चाहिए, उसको प्रमोट करता है।
और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करता है। अगर कल को ट्रेड करते हुए कोई कंट्री यहाँ पर क्या कर रही है, दूसरी कंट्री से लड़ाई कर रही है कि आपने अच्छे से रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व भी करता है WTO। और इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि ये मानते हैं बहुत लोग कि आप टैक्स नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब जो बाहर का सामान है वो ज़्यादा प्रमोट होगा उस पर्टिकुलर कंट्री में, और लोग इंडिजीनियस जो गुड्स है जो वहाँ पर बन रहे हैं उसी कंट्री के गुड्स को नहीं खरीदेंगे, और वहाँ पर जो वो कंट्री है वो एक तरीके से उसकी इकोनॉमी डाउन में चली जाएगी, और जो यहाँ पर रिच है वो रिच होता जाएगा, जो पुअर है वो पुअर होता जाएगा। यानी कि जो वाइडनिंग हो जाएगा गैप रिच में और पुअर में। ठीक है, ऐसा आर्ग्यू करते हैं काफ़ी सारे लोग कि इससे इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर हमें पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमें मोस्टली ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है वो पोर्ट्स के थ्रू होता है। यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसका कई अच्छे लेवल पे यूज़ करते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा ये चीप होता है काफ़ी। ठीक है, तो पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हार्बर एंड पोर्ट्स को चीफ गेटवेज कहा जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड का। क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ कार्गो। कार्गो वो शिप होता है जो कि क्या करता है, कोई भी रॉ मटेरियल सामान कैरी करके ले जाता है। ठीक है, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और ये अरेंजमेंट करते हैं किसके लिए, ताकि मेंटेन रहे नेविगेबल चैनल्स, अरेंजिंग टर्क्स एंड बार्जेस, एंड प्रोवाइड करते हैं लेबर और मैनेजेरियल सर्विसेज। ठीक है, तो कई प्रकार की सर्विस, लेबर, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से हम इनको बोल सकते हैं ये चीफ गेटवेज हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड के। ठीक है, उसके बाद हमें देखो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के पोर्ट्स होते हैं ये आपको पढ़ना है। 3 प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, इससे MCQ भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। हर आपको पोर्ट का फंक्शन थोड़ा सा याद कर लो, एक कीवर्ड उसका पता लगा लो और उसका एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर है उसकी, और स्पेशलाइज फंक्शन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। तो पहला है ऑन दी बेसिस ऑफ कार्गो, यानी कि वो सामान कौन सा ले जा रहा है, कौन सा कार्गो हैंडल कर रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल पोर्ट्स होते हैं जो कि बल्क में कार्गो हैंडल करते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, कैरी करते हैं, जैसे कि ग्रेन, शुगर, ऑयल। ठीक है, दूसरे कमर्शियल पोर्ट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर जो गुड्स हो गए जो बन चुके हैं, और जो पैसेंजर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। उसके बाद होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। ठीक है, जो हैंडल करते हैं बल्क और जनरल कार्गो को लार्ज वॉल्यूम में। और यहाँ पर हमें मोस्टली जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं उनको क्लासिफाई कर रखा है एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। यानी वो क्या करते हैं, बल्क में और जो लार्ज वॉल्यूम में कार्गो को हैंडल करते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, लोकेशन वो कहाँ पर है पोर्ट, उसके बेसिस पे 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, इनलैंड पोर्ट और आउटपोर्ट। इनलैंड पोर्ट हमें देखने को मिलता है जो कि कोई भी रिवर है, देखो कोई भी रिवर है या फिर कैनॉल है, उसके पास वो हमें देखने को मिलेगा पोर्ट, और वो रिवर बाद में किसी सी से कनेक्ट हो रही होगी। यानी वो हमें सी पे देखने को नहीं मिलता वो पोर्ट, वो हमें रिवर या फिर कैनॉल के नियर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, रिवर हुगली, जो कि ब्रांच है किसकी, गंगा रिवर की, यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, कुछ होते हैं आउटपोर्ट्स। आउटपोर्ट्स क्या होते हैं, ये हमें डीप वाटर में देखने को मिलते हैं, और इनको पेरेंट पोर्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइज फंक्शन के बेसिस पे पोर्ट्स को डिवाइड कर रखा है। ऑयल पोर्ट्स, यहाँ पर ऑयल पोर्ट्स नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि ट्राइपोली लेबानन में, मराकायबो वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, पोर्ट्स ऑफ कोल होते हैं जो कि एक तरीके से रिफ्यूलिंग स्टेशंस होते हैं, रिफ्यूलिंग सेंटर्स होते हैं, वाटर लेने के लिए, फूड आइटम्स लेने के लिए इनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल एडन, सिंगापुर, होनोलुलु। ठीक है, पैकेट स्टेशंस होते हैं जिनको फेरी पोर्ट्स बोलते हैं, जिनको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डोवर यहाँ पर इंग्लैंड एंड कैलाइस इन फ्रांस। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होता है, इंग्लिश चैनल में हमें यूज़ होते हुए देखने को मिलता है, जो इंग्लिश चैनल है हमारा। उसके बाद एंट्री पोर्ट्स होते हैं। एंट्री पोर्ट्स क्या करते हैं, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। देखो कोई भी यहाँ पर अगर किसी भी कंट्री को क्या करना है, सामान को एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंट्री में, तो एक ऐसा पोर्ट बन जाता है जहाँ पर दूसरी अलग अलग कंट्री क्या करती हैं, अपने सामान को एक ही पोर्ट पे पहले लेकर आती है, फिर वो दूसरी जगह पे जिन जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होना है वहाँ पर जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, सिंगापुर हो गया, रोटरडैम हो गया। सिंगापुर एशिया के लिए, रोटरडैम किसके लिए, यूरोप के लिए। और नेवल पोर्ट्स क्या होते हैं, नेवी के लिए यूज़ करते हैं, ये वॉरशिप्स को सर्व करते हैं, रिपेयरिंग वर्क करते हैं, जैसे कि कोची हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने इसमें देख लिया भाई कौन कौन से यहाँ पर स्पेशलाइज फंक्शन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, और जो कार्गो हैंडल करते हैं उसके बेसिस पे हमने कितने पार्ट्स में पोर्ट्स को डिवाइड कर रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने ये जो चैप्टर है अपना ये कंप्लीट कर लिया है और हमारी इसी के साथ जो हमारी बुक नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको बुक 2 स्टार्ट करवाऊंगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो बुक 2 के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको कंटिन्यू रखना, रोकना मत बीच में से, पढ़ना है सभी के सभी चैप्टर्स को। और वीडियो को शेयर कर देना, प्लेलिस्ट को शेयर कर देना, काफ़ी मेहनत लग रही है। यहाँ पर लाइक कर देना वीडियो को, प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस को देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। पहले यहाँ पर वीडियोस को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद नोट्स को रीड करो, क्लैरिटी माइंड में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।